प्रॉमिस किया है ना स्टडी मटेरियल कराने का, तो स्टडी मटेरियल से ही सारे नोट्स बनाए, उससे पूरा का पूरा आपको ये चैप्टर कराया। अब जो है स्टडी मटेरियल भी दिखा देते हैं, कुछ मैंने नया थोड़ी ना बताया है। सारी की सारी जो चीज़ें हैं रजिस्टर की, वो यहीं से आपको कराई गई है। यानी सेक्शन 88 जो यहाँ पर आ रहा है ना, आप यहाँ देख रहे हैं, ये यहीं से तो कॉपी कर कर पॉइंट वाइज पॉइंट जो है वहाँ पर लिखा हुआ है, जो हमने मटेरियल शेयर किया है। आप चाहें तो मिला सकते हैं, इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है। मैंने इसमें जो है स्टडी मटेरियल ही कराना था, तो उसी से कॉपी पेस्ट सब चीज़ें करी है ना। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर फॉर डिबेंचर होल्डर जो है, आप डिबेंचर होल्डर का रखते हैं, MGT 2 में रखते हैं, वो सारी बातें वहीं, कोई चेंज होगा तो उसे आप अपडेट करेंगे, एक इंडेक्स बनाकर भी रखेंगे आप। बेनिफिशियल ओनर का है, डिपॉजिटरी ने अगर रखा है तो हम मानेंगे कि वही रजिस्टर हमारा वैलिड है। फॉरेन रजिस्टर क्या होता है उसके बारे में सारे कंप्लाइंसेस जो हैं, वो सारी बातें हमने करी है। आप कैसे कैसे जो है ओपन करेंगे और उसी को इन्फॉर्म करेंगे, अगर आप ओपन करते हैं तो आपका ये जो है प्रिंसिपल रजिस्टर का पार्ट माना जाएगा। और सारी तमाम चीज़ें लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड। हाँ, डेफिनेटली जो डुप्लीकेट चीज़ें हैं वो मैंने हटाई है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। बट जितनी भी यहाँ बातें आ रही है, जितनी भी टॉपिक्स आ रहे हैं, जो पेनल्टी वगैरह है, वो यहीं से कॉपी कर कर बनाई गई है, वो यहीं से कॉपी कर कर वहाँ लिखी है, जो हमने डिस्कशन किया था। अब जो है एग्जाम्पल डेफिनेटली हमने जो है नोट्स में नहीं करे, वो मैं आपको स्टडी मटेरियल से ही कराऊंगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। मिस्टर जॉय परचेज द शेयर ऑफ लग्जी हेयर स्टाइल प्राइवेट लिमिटेड at market price in the name of his daughter, Mila. Mr. Joy, the director of the company, has approached you to advise him on the updation of the said changes in the register of members. Since Mila, being a minor, is incompetent to contract in her capacity. अब ये बड़ा ही क्रिटिकल क्वेश्चन आया है और इसको हम दोबारा से समझेंगे, क्वेश्चन भी और इसका आंसर भी, इसके प्रोविजंस भी दोबारा से हम करेंगे। तो पहले आप क्वेश्चन को समझिएगा कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एक बंदे ने जो है अपनी बेटी के नाम पर, जो एक माइनर डॉटर है, उसके नाम पर जो है शेयर्स को परचेज कर लिया है मार्केट प्राइस पर, बाहर से खरीद लिया है। अब क्या होगा यहाँ पर, डायरेक्टर जो है वो आपसे, आप एज ए स्टूडेंट, आप एज ए CA स्टूडेंट जो है आपसे अप्रोच करके पूछ रहा है कि बताइए कि क्या हम अपडेट करें, कोई चेंजेस वगैरह करने की ज़रूरत है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, क्योंकि मिला जो है वो तो एक माइनर है। तो माइनर जो है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, तो उनका जो नाम है वो एंटर नहीं किया जा सकता रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। देयरफॉर मिस्टर जॉय, जो कि डायरेक्टर है, इज एडवाइज्ड that while filing MGT 1 and MGT 2, the names of the minor can only be entered only if the details of the guardian are present. जोई का जो नाम है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आएगा, सिंस मिला जो है वो माइनर है। तो इसका मतलब कि माइनर के नाम पर भले ही आपने शेयर्स ले लिए हों, बट माइनर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, उस केस में उसके गार्डियन का नाम आना जरूरी है। और जो भी आप रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का फॉर्म बनाते हैं, उसमें आप जो है गार्डियन की डिटेल डालेंगे। तो ये जो बात है ये इंपॉर्टेंट बात है और हमने इसको डिस्कस किया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे अब। मिसेस एंड मिस्टर तनेजा recently got married and jointly purchased the shares of New Hopes India Private Limited on 14th August 2016. Mr. Taneja intimated the company that only the name of his wife should appear in the records of the company for the shares purchased by them. The secretary of the company is not sure whether this is possible, given that the shares are held in the name of both the persons. अगर शेयर्स दो बंदों के नाम पर ज्वाइंटली लिए गए हैं, जैसे कि आप जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं वैसे ही आप जॉइंट नाम पर FD खुलवा सकते हैं, वैसे ही जॉइंट नाम पर आप जो है शेयर्स ले सकते हैं। उस केस में क्या एक ही बंदे का नाम आएगा या दोनों बंदों का नाम आएगा, ये आपको बताना है। हो सकता है जो प्रोविजंस हमने पढ़े उससे बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसीलिए हम क्वेश्चंस को और उसके आंसर्स को लाइन बाय लाइन समझ रहे हैं। जॉइंट होल्डर्स जो शेयर्स के होते हैं वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कंपनी को टू एंटर देयर नेम्स ऑन द रजिस्टर इन अ सर्टेन ऑर्डर, कि पहले इसका नाम डालो या दूसरे का नाम बाद में डालो, वो बोल सकते हैं। या फिर एग्जीक्यूट करें ट्रांसफर टू हैव देयर होल्डिंग स्प्लिट, कि भैया जॉइंट होल्डर हैं बट जो शेयर्स हमने 100 शेयर्स लिए हैं वो दोनों के नाम पर 50-50 कर दो, 70-30 कर दो, अलग अलग कर दो। with the result that part of the holding is entered showing the name of one holder, other part will be showing the name of another. However, जो कंडीशन मिस्टर तनेजा कह रहे हैं कि आप सिर्फ एक ही के नाम पर उसको दिखाएं, वो जो है सही नहीं है। Although the names can be entered in the order such that the name of his wife should appear first. हाँ, वो ये बोल सकते हैं कि भाई पहले नाम वाइफ का रख देना फिर मेरा रख देना, वो हो सकता है,
क्योंकि जब जॉइंट होल्डर होते हैं तो डेफिनेटली अगर पहला बंदा प्रेजेंट होता है तो आपको पता है वोटिंग में भी जो है पहला बंदा डिसीजन वगैरह लेते हैं, पहला बंदा जो है डिसीजन वगैरह लेता है। उस केस में यहाँ पर जो वाइफ है उसका नाम पहले दिया जा सकता है, बट सिर्फ एक ही बंदे का नाम लिख दो, हालांकि जॉइंट होल्डर है, वो नहीं किया जा सकता। The reason for this is that the articles of most of the companies provide that in case of exclusion of the other joint holders, and for this purpose seniority shall be determined by order in which the names stand in the register of members। ये भी इसलिए किया जाता है कि जो भी बंदा सीनियर है उसे हम नाम के ऑर्डर में मानेंगे, जिसका नाम पहले है वो सीनियर है, जिसका बाद में है वो जूनियर है। और बहुत सारी जगहों पर जो है सीनियर वाले बंदे को राइट्स दिए गए हैं कि भैया ये शेयर के कई सारे मालिक हैं, बट आपका नाम पहले आता है तो आपकी जो राय होगी वही मानी जाएगी। तो यहाँ तक की बात हमने कर ली है। उसके बाद जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट रखते हैं उनकी जो डिटेल है वो कंपनी के पास सबमिट करनी जरूरी होती है। उसके लिए जो है सारे प्रोविजंस और पेनल्टी जो है वो यहाँ दे रखी है। हालांकि जो है गवर्नमेंट कंपनी को एग्जेम्प्ट किया गया है, ये बात भी हमने करी थी। यहाँ पर एक और एग्जांपल आ रहा है, अभी तो इलस्ट्रेशन आई नहीं है, सिर्फ एग्जांपल चल रहे हैं। मिस एमा गिफ्टेड द शेयर्स परचेज बाय हर ऑफ द कंपनी बायोऑप्टिक्स लिमिटेड टू हर सिस्टर कैथी। एमा हैड परचेज दीज शेयर्स ऑन द ओकेजन ऑफ हर बर्थडे। However, neither Emma nor Kathy were aware that they had to intimate about the transaction of transfer of such share as a gift to the company. Discuss the same in the light of provision of section 89। क्या अगर शेयर को गिफ्ट कर दिया गया है उस केस में भी कंपनी को बेनिफिशियल इंटरेस्ट का जो है बताना जरूरी है कि मेरा बेनिफिशियल इंटरेस्ट है। भाई यहाँ तो ओनरशिप ही चेंज हो गई है, ये तो है नहीं कि एक बंदा ओनर है और बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसी और का है, ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए सेक्शन 89 जो बोलता है वो डील करता है डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर्स बाय अ पर्सन टू द कंपनी डज नॉट अप्लाई इन अ सिविल सूट वेयर द टाइटल ऑफ शेयर्स इज इन अ डिस्प्यूट। मतलब वेयर शेयर्स आर गिफ्टेड अवे दे बिकम प्रॉपर्टी ऑफ द डोनी। मतलब या तो डिस्प्यूट है, भाई ये तेरे शेयर हैं या मेरे हैं, वो एक अलग मुद्दा हो गया। जहां पर शेयर्स किसी और को ही दे दिए वो एक अलग मुद्दा हो गया। मेंबर अलग है और बेनिफिशियल इंटरेस्ट वाला बंदा अलग है। उस केस में ये जो सेक्शन 89 है वो कहता है कि आपको बताना चाहिए ना कि आपके नाम पर आ रहा है, बट इसका असली हकदार, असली बेनिफिट जिसको मिलेगा वो कोई और बंदा है। आप सिर्फ गिफ्ट कर देते हैं किसी और को तो भैया डोनी के पास चले गए ना, अब तो राइट्स, काम खत्म। मेंबर भी नया वाला बंदा होगा और उसका इंटरेस्ट भी इसी बंदे का होगा। यहाँ पर जो है बेनिफिशियल इंटरेस्ट वाला प्रोविजंस नहीं लगेंगे। उसके बाद जो है आपका आ जाता है रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, जिनके पास 25% या उससे ज़्यादा का इंटरेस्ट है। उनका भी अलग रजिस्टर मेंटेन होता है और साथ में जो रजिस्टर क्लोज करना होता है उसके जुड़े हुए प्रोविजंस भी यहाँ पर आ रहे हैं। फिर एनुअल रिटर्न के बारे में मैंने यही चार्ट लगा दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया था, आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने किया था। ये सारी डिटेल जो है एनुअल रिटर्न में देनी होती है। ये भी सारी की सारी चीज़ें जो है कॉपी पेस्ट करके लगाई गई है। पेज नंबर 18 का एग्जाम्पल कहता है बिग फॉक्स प्राइवेट लिमिटेड कॉल्ड इट्स एजीएम ऑन 30 सितंबर 2018। अब आप 20 ले लेना, आप 21 ले लेना, ये तो बहुत पुराने इन्होंने एग्जाम्पल में ले रखी है डेट। फॉर लेइंग डाउन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अप्रूवल ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 18। However, due to warrant of quorum, the meeting could not take place and was cancelled. The company has not filed the annual financial statement। ये नेक्स्ट पेज पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है उसने अपनी एनुअल रिटर्न नहीं भरी विद आरओसी टिल डेट। डायरेक्टर का कहना है कि एजीएम हुई नहीं है, उस केस में 60 डेज जो हैं जो हम एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं वो एप्लीकेबल ही नहीं होंगे, तो कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं है। एजीएम की 60 डेज में जो है आपको जो है एनुअल रिटर्न भरनी होती है, और अगर एजीएम नहीं होती तो जिस दिन एजीएम हो जानी चाहिए थी उस दिन से 60 दिन में आपको भरनी पड़ती है, और साथ में आपको रीज़न बताना पड़ता है एजीएम क्यों नहीं हुई। तो यहाँ ये दे रखा है जो कंपनी है उसने कॉन्ट्रावीन कर दिया सेक्शन 92 का प्रोविजन और पेनल्टी देनी पड़ेगी। डायरेक्टर सही नहीं है, डायरेक्टर जो है वो इनकरेक्ट है, वो कह रहा है कि भैया कॉन्ट्रावेंशन नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं है। सेक्शन 92 बोलता है कि कंपनी को अपनी एजीएम के 60 डेज में आरओसी को एनुअल रिटर्न भरनी होती है, देनी होती है एमजीटी 7 फॉर्म में। और अगर एजीएम नहीं होती तो जिस दिन हो जानी चाहिए एजीएम उसके जो है 60 दिन में सबमिट करनी होती है। साथ में रीजन बताना होता है एजीएम क्यों नहीं हुई। यहाँ तो आपने कुछ भी नहीं किया, इसके लिए जो है पेनल्टी तो लगेगी, अब तो पेनल्टी देनी पड़ेगी। प्री रिक्विजिट ऑफ मीटिंग आ गया है
और प्री रिक्विजिट से ही मैंने स्टार्ट किया था। ये मैंने चार्ट लगाया था, अपने जो समरी दी है आपको। उसके बाद मैंने आपको स्टार्टिंग के जो 20 पेजेस हैं वो कराए थे रजिस्टर वाले। तो ये सारी चीज़ें मुझे याद है, मैंने पढ़ाना तो यहीं से स्टार्ट किया था। और उसके बाद जो है मैंने आपको वो दिया था, अपने समरी नोट्स दिए थे। एग्जाम्पल 1 आ रहा है पेज 24 पे, मैं ओपन करता हूँ, ज़रा देखते हैं इसका एग्जाम्पल। मिस्टर अबीर फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट द कंपनी, और नाम बड़ा अजीब सा है, एलिक्सिर प्राइवेट लिमिटेड, सिंस इट डिड नॉट सर्व द नोटिस टू हिम फॉर अटेंडिंग द एनुअल जनरल मीटिंग। एजीएम का नोटिस भाई साहब को नहीं मिला। कंपनी कहती है, प्रूफ देती है कि उन्होंने तो नोटिस भेजा है, उन्होंने तो ईमेल करी है इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द एजीएम। अबीर कहता है कि भैया उसको ईमेल मिली नहीं। स्टेट वेदर द कंपनी इज लाइबल एज गिल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 101, जो नोटिस देने का प्रोविजन है और जो उसके रूल्स बनाए गए हैं। तो भैया मेरा तो सिंपल सा ये मानना है कि अगर कंपनी ने ईमेल के थ्रू जो है भेज दिया है तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है। अगर बीच में ट्रांसमिशन में कुछ दिक्कत हो गई तो वो कंपनी के कंट्रोल में थोड़ी ना है। कंपनी ने पोस्ट किया, अब पोस्टमैन पहुंचाता ही नहीं है, कंपनी ने ईमेल भेजा, ईमेल पहुंचता ही नहीं है। जो ईमेल आईडी आपने प्रोवाइड करी है, अगर कंपनी उसका प्रूफ देती है कि हमने तो सेंड कर दिया है, तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मेंबर जो है वो अपना ईमेल आईडी अपडेट नहीं कर पाता है, या फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को जो है अपडेट नहीं करके देता है, कंपनी का कोई डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा एज पर रूल 18 सब रूल 3। चलते जाओ, बहुत बड़ा चैप्टर है, कोरम आ गया है और एक और एग्जाम्पल आ गया है। एग्जाम्पल करेंगे 1 कोरम का। ये एग्जाम्पल कहता है, देर आर 54 मेंबर्स इन डाइसी प्राइवेट लिमिटेड। द कंपनी हेल्ड इट्स एनुअल जनरल मीटिंग ऑन 1 जुलाई 19 at 2 PM and 28 members were present till 2:45 PM। तो इसका मतलब करीब 45 मिनट्स में जो है 28 मेंबर्स आए। चेयरमैन ऑफ द मीटिंग प्रोसीडेड टू इनिशिएट द मीटिंग एंड पास द रेजोल्यूशंस एज डिस्कस्ड इन द मीटिंग। कमेंट वेदर द मीटिंग टुक प्लेस एज पर प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। आपको बताना है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में अगर 54 मेंबर्स हैं तो 2 मेंबर भी आएंगे तो कोरम हो जाएगी ना। तो यहाँ तो बहुत सारे मेंबर्स आए हैं। एज पर सेक्शन 103 द कोरम फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शेल बी 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। कोरम जो है एजीएम के लिए वो है कंप्लाई हो गई है और कंपनी ने कोई भी कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया, ऐसा माना जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 आ रहा है, जिसमें एबे लिमिटेड जो है वहाँ पर 2300 जो है मेंबर्स हैं और लिमिटेड है, यानी प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। एजीएम जो है इस कंपनी की होने वाली है 23 फरवरी 19 को 10:30 AM पे। ऑन द डे ऑफ मीटिंग 18 मेंबर्स वर प्रेजेंट बाय 11 AM। आधे घंटे तक कितने मेंबर आए? आधे घंटे तक 18 मेंबर्स आए, पर्सनली प्रेजेंट थे। और चेयरमैन ने स्टार्ट कर दिया मीटिंग को। 5 स्पेशल बिजनेस जो है डिस्कस करे गए बाय 2:30 PM। एजेंडा जो था 1 से 3, 1 2 3 एजेंडा जो थे वो डिस्कस करे गए, अप्रोप्रिएट रेजोल्यूशन पास करे गए। हाउएवर ड्यू टू सम इमरजेंसी 4 ऑफ द मेंबर्स हैड टू लीव अराउंड 3 PM। तो 3 बजे जो है 4 बंदे इसमें से निकल कर चले गए हैं। 2300 मेंबर थे, टोटल 18 आए थे। कोरम के लिए आपको मालूम है कितने चाहिए होते हैं, 15 मेंबर चाहिए होते हैं। 1000 से अगर 5000 तक मेंबर हैं तो पब्लिक कंपनी के केस में, तो यहाँ तो 15 से ज़्यादा ही लोग आए थे, 18 लोग आए थे। बट बीच में जो है 3 एजेंडा पास होने के बाद, बहुत सारे एजेंडा होते हैं ना, टॉपिक्स होते हैं, रेजोल्यूशन पास करो इस पर इस पर इस पर, 3 एजेंडा पास होने के बाद 4 चले गए, तो अब बच गए 14 मेंबर्स। 3 बजे बच गए 14 मेंबर्स और चेयरमैन ने जो है परमिशन ग्रांट कर दी कि आप एजेंडा 4 और 5 जो है उसे भी आप डिस्कस करें, उसे भी पास करें। बताइए कि ठीक किया नहीं किया दोस्तों? वाइल दी एप्रोप्रिएट कोरम जो है वो प्रेजेंट था जब मीटिंग स्टार्ट हुई एज पर सेक्शन 103, द कोरम वॉज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग द एजेंडा 4 and 5। तब कोरम कम हो गई, तो इसी के लिए it has been held where at the time of transacting the business the number of members is less than the quorum fixed for the meeting, the business cannot be transacted and shall be a nullity, null and void, यानी जीरो होगा, माना नहीं जाएगा। वो 2 एजेंडा पे जो डिसीजन पास हुए वो नहीं माने जाएंगे, क्योंकि वो डिसीजन पास होने के टाइम कोरम प्रेजेंट नहीं थी, है ना। कोरम पूरी मीटिंग में प्रेजेंट होनी चाहिए ना, जितने भी डिसीजन पास करे सबके लिए होनी चाहिए। वोटिंग है, वोटिंग के रिस्ट्रिक्शन की बात है, और उसका फिर एग्जाम्पल आ रहा है पेज नंबर 36 पे। ये एग्जाम्पल कहता है, व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ वोटिंग बाय जॉइंट होल्डर्स। सपोज दैट मिस्टर एंड मिसेज अय्यर
आर जॉइंट शेयर होल्डर्स ऑफ गोल प्राइवेट लिमिटेड एंड दे होल्ड 500 शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो अगर जॉइंट होल्डर जो है, उन जॉइंट होल्डर के पास 500 शेयर दोनों के पास मिलकर है। अगर कोई एक स्पेशल बिजनेस पास होने वाला है, ट्रांजैक्ट होने वाला है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में, तो अय्यर जो है वो कह रहे हैं भाई मैं तो फेवर में हूँ, मिस्टर अय्यर कह रहे हैं मैं फेवर में हूँ, बट मिसेज अय्यर कह रहे हैं कि मैं फेवर में नहीं हूँ, मैं अगेंस्ट में हूँ। अब किसकी बात मानी जाएगी? जॉइंट होल्डर मस्ट कंकर इन वोटिंग अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड टू द कॉन्ट्ररी। यानी कि अगर आर्टिकल्स में पावर नहीं दी गई है तो जॉइंट होल्डर का एक ही वोट माना जाता है। 500 शेयर यानी 500 शेयर, 1000 शेयर नहीं हो जाएंगे, 2 मेंबर हैं तो उसके, कि 500 की वोटिंग मिस्टर अय्यर करें, 500 पर मिसेज अय्यर करें, ऐसा नहीं होएगा। टोटल 500 ही शेयर हैं, 500 ही वोट डाल सकते हैं ये। मतलब दोनों या तो हाँ बोल सकते हैं ना बोल सकते हैं। बोल सकते हैं 250 शेयर के लिए फेवर करता हूँ, 250 के लिए नहीं करता हूँ। मतलब जैसा भी वो करना चाहें वो कर सकते हैं, बट आर्टिकल्स में अगर परमिशन नहीं दी तो उन्हें जो है सेम मैनर में ही जो है कास्ट वोट करने पड़ेंगे। मतलब दोनों का एक ही डिसीजन होना चाहिए। वोटिंग इन केस ऑफ जॉइंट शेयर होल्डर्स इज डन इन द ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी which is determined on the basis of the order in which their name appears in the register of members or shareholders. Joint holders have a right to instruct the company as to the order in which their name are to be appear in register. यानी कि जिनका नाम पहले होगा, जिसका नाम पहले होगा, वो जो बोलेगा भाई मैं अपना डिसीजन जो है ऐसे पास करना चाहता हूँ, मैं अपने वोट को फेवर में अगेंस्ट में ऐसे देना चाहता हूँ, तो उसका ही बात माना जाएगा। दोनों मिलकर करें अच्छी बात है, अदरवाइज जो है जो बंदा पहले नाम होगा जिसका, उसका बात माना जाएगा। एग्जाम्पल 2 कहता है कंसीडर सिचुएशन वेयर डायरेक्टर्स आर ऑल्सो द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। अगर डायरेक्टर दोस्तों शेयर होल्डर भी हैं तो दिक्कत क्या है? स्टैंड इन अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप विद द कंपनी इन देयर कैपेसिटी एज डायरेक्टर्स। मतलब एक तरीके से तो उनको जो है कंपनी का जो है डायरेक्टरशिप दे रखी है, कंपनी को चलाना है पूरी। दूसरी तरफ वो एक पर्सनल मेंबर भी हैं और मेंबर्स की मीटिंग में भी आए हैं। तो जब वो वोट करेंगे तो डायरेक्टर की तरह नहीं बल्कि एक कॉमन शेयर होल्डर की तरह उन्हें वोट करना चाहिए, और उन्हें अपने डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं रखना चाहिए। जो पर्सनली वो चाहते हैं फेवर में बिजनेस के हैं तो फेवर में, अगेंस्ट में तो अगेंस्ट में उन्हें वोट करना चाहिए, जैसे कि एक मेंबर करता है। आपका ये रिमोट ई वोटिंग का जो बहुत सारे प्रोविजन हमने करे वो सारे चल रहे हैं, यही सारे कॉपी पेस्ट करके आपके मॉड्यूल में लिखे थे, जो आपको मैंने समरी नोट्स दिए हैं। पेज नंबर 50 पे एक एग्जाम्पल आ रहा है, हाउ डज काउंटिंग हैपन एट द टाइम ऑफ पोस्टल बैलेट। एग्जाम्पल है तो समझाने की कोशिश करी है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मेंबर हु इज़ वोटिंग बाय वे ऑफ पोस्टल बैलेट, यानी कि जो खत लिखकर वोट करते हैं एक तरह से, हैज़ वोट्स इन प्रोपोर्शन टू हिज शेयर इन द पीडीएफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, एंड इन दिस रिगार्ड ही नीड नॉट यूज ऑल हिज वोट नॉर डज ही नीड टू यूज ऑल हिज वोट्स इन द सेम वे। पोस्टल बैलेट में वो जो है ज़रूरी नहीं, अगर एक बंदे के पास 500 वोट हैं तो उसके पास 500 वोटिंग पावर है। मतलब एक तरह से 500 वोट्स हैं उसके पास, 500 शेयर्स हैं यानी 500 वोट, एक शेयर का एक वोट। तो अगर वो चाहे तो कुछ शेयर्स को फेवर में बोल सकता है और बैलेट में लिख कर डाल सकता है भैया इतने शेयर मेरे 200 शेयर में फेवर में डालता हूँ, बोल सकता है कि 200 शेयर में अगेंस्ट में डालता हूँ। तो मतलब वो कर सकता है, सारे के सारे शेयर फेवर में बोल सकता है, सारे के सारे अगेंस्ट में बोल सकता है, पार्शली फेवर पार्शली अगेंस्ट में बोल सकता है। तो ये जो है ये सारे जो है वोटिंग जो है बैलेट से रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं। और साथ में कई बार जो है कई बार आपके सिग्नेचर मैच नहीं होते, ओवर राइटिंग करी होती है, उस केस में उसे हम इनवैलिड मानते हैं। तो जब भी बैलेट से जो है करवाया जाता है, कंडक्ट कराया जाता है, रिप्लाई आता है, फेवर में आता है, अगेंस्ट में आता है, कुछ फेवर कुछ अगेंस्ट में आता है, कि मेरे कुछ शेयर्स फेवर में है कुछ अगेंस्ट में है, और इनवैलिड भी आ सकता है अगर आपने ठीक से रिस्पॉन्स नहीं दिया, सारी कंडीशन फुलफिल नहीं करी, तो फिर आपका जो है वो इनवैलिड बैलेट माना जाता है, कि जैसे कि आपने वोट कास्ट ही ना किया हो। पेज नंबर 55 पर एक एग्जाम्पल आ रहा है, एग्जाम्पल हम देखेंगे। और ये जो है करीब करीब आपका जो है स्पेशल रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के बाद जो है एक एग्जाम्पल आया है। इन द एनुअल जनरल मीटिंग ब्लैक मैंगो लिमिटेड, द नोटिस कंटेन्ड इन द एजेंडा फॉर 8 स्पेशल बिजनेसेस टू बी ट्रांजेक्टेड। एक नोटिस दिया गया, 8 बिजनेस ट्रांजेक्ट करने थे, उसके बारे में नोटिस दिया गया। चेयरमैन डिसाइडेड टू मूव ऑल द रेजोल्यूशन एट वन टाइम इन ऑर्डर टू सेव टाइम ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग। डिस्कस वेदर द 2 और मोर रेजोल्यूशन कैन बी मूव टुगेदर एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। क्या वो सारे रेजोल्यूशन पर एक ही बार बोल सकते हैं कि भैया डिसीजन दे दो, 8 मुद्दे हैं डिसीजन एक ही साथ दे दो? भाई रेजोल्यूशन को अलग अलग मूव करना चाहिए।
अलग अलग मूव करना चाहिए। जैसे ICA रिफॉर्म्स है ना, ICA रिफॉर्म्स लिस्ट बना दो, या तो सारे रिफॉर्म एक साथ पास होंगे या नहीं होंगे। अरे एक एक टॉपिक पे बात करेंगे, ये पास करना है नहीं करना, 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 अलग अलग टॉपिक पे बात होंगे। रेजोल्यूशन जो है कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए सेपरेटली पास किए जाएंगे। However, there is nothing illegal if the chairman of the meeting desires that two or more resolution should be moved together, unless any member requires that each resolution should be put to vote separately or unless a poll is demanded in respect of any। तो मतलब हो सकता है कई जो है मुद्दे जुड़े होते हैं, ये मुद्दा दूसरे वाले मुद्दे से जुड़ा है, तो दोनों को एक साथ पूछ सकते हैं कि भैया कितने इसके फेवर में कितने अगेंस्ट में है। लोग हैंड रेज करेंगे, मान जाएंगे तो ठीक है, आगे मूव कर जाएंगे, नहीं मानेंगे बोलेंगे वोट करवाना है, तो जिस मुद्दे पे वोट करवाना है उस पर वोटिंग हो जाएगी। तो बहुत सारे तरीके दे रखे हैं। मेंबर ऑब्जेक्ट ना करें, मेंबर की रजामंदी है तो क्या दिक्कत है, बट फिर भी सेपरेटली जो है मूव होने चाहिए। द ओनली केस वेयर अ रेजोल्यूशन शुड बी मूव सेपरेटली is the one which requires that regards to the appointment of directors at a general meeting of a public or private company, where two or more directors may not be appointed as directors by a single resolution। यानी जब डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो हर डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए सेपरेट रेजोल्यूशन पास होना जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्क कर लिख लीजिए अपनी कॉपी में। मतलब यहाँ तो आप डेफिनेटली, यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको अलग अलग रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जहाँ आप जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं, है ना। दो या दो से ज़्यादा डायरेक्टर को एक रेजोल्यूशन में अपॉइंट नहीं किया जा सकता है, अलग अलग करना पड़ेगा। जहाँ पे नोटिस में जो है अलग अलग रेजोल्यूशन दिए गए हैं, सेवरल हर रेजोल्यूशन का नोटिस दिया गया है, तो अलग अलग उसको आप कंसीडर करें। अगर सभी लोग एक साथ में यूनानिमसली, यानी कि सब एक साथ में जो कहते हैं, सभी हाथ खड़े कर देते हैं मंजूर है, तो वह ख़त्म करो, फिर उसको ख़त्म करो, फिर आगे बढ़ो, टाइम बचाओ। मतलब अल्टीमेटली जो है मेंबर के ऊपर है। हालांकि अलग अलग मूव होनी चाहिए रेजोल्यूशन, और साथ में डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना है तो वो अलग अलग ही होगा, वो तो कभी भी एक साथ नहीं होगा। यहाँ एक एग्जाम्पल है, EGM से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल आ रहा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी पर्पल बनाना प्राइवेट लिमिटेड वॉज ड्यू टू बी हेल्ड ऑन 23 सितंबर 2016। हाउएवर कोरम नहीं थी तो मीटिंग जो है एडजॉर्न हो गई और 1 अक्टूबर 2016 का टाइम दिया गया। आप इसको 2020-2021 मान सकते हैं, बुक में काफ़ी साल पहले का लिखा होता है। एंड टू रेजोल्यूशन वर पास ऑन दैट डेट। नाउ एज पर 116 सेक्शन 116 द सेड टू रेजोल्यूशन शैल बी डीम टू हैव बीन पास्ड ऑन द ओरिजिनल डेट ऑफ द मीटिंग। तो ये जो रेजोल्यूशन पास करे गए हैं, तो भले ही आपकी जो है EGM जो है, EGM जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है 23 को बुलाई हो, नहीं हो पाई 1 अक्टूबर को होती है, तो 1 अक्टूबर को डिसीजन पास करोगे तो उसकी इफेक्टिव डेट भी 1 अक्टूबर मानी जाएगी, उससे पहले की डेट नहीं मानी जाएगी। कि यार डिस्कस तो हमने पहले ही किया था ना, बस कोरम ही तो नहीं थी इसके लिए हमने बाद में पास किया। अरे नहीं भाई, जब एक्चुअली में पास होगा तभी माना जाएगा इफेक्टिवली इस दिन पास किया गया है। ये आपके मिनट्स चल रही हैं, उसके बाद उसकी इंस्पेक्शन की बात चल रही है, फिर आपका मीटिंग्स आ गया है और उससे जुड़ा हुआ एक एग्जाम्पल आ गया है। एग्जाम्पल जो है वो है पेज नंबर आपका 65। मैं भी ओपन कर लेता हूँ, और ये एग्जाम्पल कहता है एवेज प्राइवेट लिमिटेड क्लोजेज इट्स फाइनेंशियल ईयर ऑन 31 मार्च 2018। आप 20 ले लेना, 21 ले लेना, जो भी आपका दिल करे वो ले लेना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 96 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द एक्ट, कंपनी शुड होल्ड इट्स AGM फॉर द ईयर 17-18 जो भी खत्म हुआ है बाय 30 सितंबर 2018 अनलेस द एक्सटेंशन इज ग्रांटेड बाय ROC। जी हाँ, मैंने आपको बताया रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी 3 महीने का एक्सटेंशन दे सकता है अगर चाहे तो। हालांकि फर्स्ट AGM को छोड़कर बाकी जो AGM होती है ईयर क्लोज होने के 6 महीने में हो जानी चाहिए। एवरेज लिमिटेड जो है इनकॉर्पोरेट हुई है 11 दिसंबर को, तो अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उस केस में जो है 9 महीने का टाइम पीरियड दे रखा है। और ये जो एक्सटेंशन वाली बात है इसमें अमेंडमेंट आई है, ये गलत है बुक में, इसको काट लेना। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में अगर AGM करवानी होती है उसके बाद तो 9 महीने में करवा सकते हैं। हालांकि ROC जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है उसे एक्सटेंड नहीं कर सकता। सेक्शन 96 सब सेक्शन 2 भी बोलता है एवरी AGM शैल बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। 9 बजे से 6 बजे तक करनी पड़ेगी ऑन एनी डे दैट इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे। जो आप रजिस्टर्ड ऑफिस में भी कर सकते हैं या फिर सेम सिटी में कोई और प्लेस पर भी आप कर सकते हैं। सेम सिटी, सेम विलेज, सेम टाउन में किसी और जगह भी आप कर सकते हैं। ये बात तो हो गई। इसके बाद जो है आपके सारे प्रोविजन चल रहे हैं जो हमने कर लिए, एग्जाम्पल हो गया है। और देखते हैं क्या एग्जाम्पल आएगा यहाँ पे, और भी हम डिस्कशन करेंगे जितनी भी चीज़ें आएगी। प्रोविजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं।
ये है आपका पेज नंबर 71 पर कुछ आ रहा है एग्जाम्पल। ज़रा देखते हैं आपका स्टडी मटेरियल क्या कहता है, इसे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ इल्यूजन्स प्राइवेट लिमिटेड, नाम में ही इल्यूजन है। अ कंपनी रजिस्टर्ड इन न्यू दिल्ली हैज़ डिसाइडेड टू कॉल एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इन मैड्रिड, स्पेन, मैड्रिड स्पेन में है। डिस्कस वेदर द जनरल मीटिंग कैन बी कन्वीन्ड ऑन द सेट डेट। भैया आप क्या कर रहे हो, आप इंडिया के बाहर करना चाहते हो? नहीं सर। मीटिंग कैन नॉट बी कन्वीन इन एनी मैनर एज स्टेटेड इन द फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। वाई? क्योंकि रूल 17 सब रूल 2 है। रिक्वेसिशनिस्ट शुड होल्ड द मीटिंग in the registered office of the company or in the same city, same town where the registered office is situated, and it should be a working day, not a national holiday. या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग बुला रहे हैं, ईजीएम बुला रहे हैं, तो ईजीएम वो तो खुद से बुला सकते हैं या फिर रिक्वेजिशनिस्ट के रिक्वेस्ट पर बुला सकते हैं। तो जब भी बुलाएं, बट आप कहाँ बुलाएंगे? आप उसे बुलाएंगे आपका जहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पर, या फिर उसी सिटी में बुलाएंगे। मेंबर्स ऑफ, नेक्स्ट एग्जाम्पल आ रहा है, मेंबर्स ऑफ ब्लू मूव Peacock Private Limited holding 1/10 voting power of the company requisitioned a meeting on 14th August 2018 to the board of directors. However, directors did not pay any heed to such requisition and did not call an EGM, discuss the consequences of contravention. वोटिंग पावर है, जी हाँ है। रिक्वेस्ट करी EGM के लिए, हाँ करी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुलाते हैं, नहीं बुलाते, क्या करा जाए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बुलाएंगे, 21 दिन में नहीं बुलाएंगे, मतलब 21 दिन में नोटिस नहीं देंगे कि भैया मीटिंग बुला रहे हैं। विद इन 45 डेज जब हमें रिक्वेजिशन मिली है तो रिक्वेजिशनिस्ट जो है खुद भी मीटिंग बुला सकते हैं, और इसके प्रोविजन हमने डिस्कस करे हैं, वही बातें लिख कर आनी है। पर उसके लिए आपको प्रोविजन तो याद होनी चाहिए ना। आप पूछते हैं कि भैया आंसर को कैसे लिखें, आंसर में वही लिखना है जो प्रोविजन है आपका। यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया आपको पता होना चाहिए किस प्रोविजन से पूछा गया है, तो आप आधी बात तो प्रोविजन की लिख कर आ सकते हैं कि भैया ये प्रोविजन कहता है। अब आंसर में क्या होना चाहिए, एक पैराग्राफ छोड़कर, एक दो लाइन छोड़कर बता दो कि भैया प्रोविजन ये कहता है, तो आंसर क्वेश्चन में ये पूछा है तो ये होना चाहिए। बात खत्म ना। कोई भी लॉ के आंसर को लिखने के तरीके क्या है? क्वेश्चन को समझना, अंडरस्टैंड करना, उससे जुड़े हुए प्रोविजन को याद करना, रिकॉल करना, प्रोविजन को लिखना, प्रोविजन को अप्लाई कर कर कंक्लूजन देना। बात खत्म। यही चीज़ तो करनी है, और क्या करना है? प्रोविजन नहीं पता तो कैसे करोगे आप? समरी आ गई है, और इसी के साथ जो है आपकी सारी इलस्ट्रेशंस बुक की हो गई है। आज मैं आपको 5 MCQ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, और उसके बाद के जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन? डिविडेंड को डिक्लेयर करना है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए होता है, स्टार्टिंग में कराया था। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, डिवेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर्स, कॉपीज ऑफ रिटर्न केप्ट एट एनी प्लेस इन इंडिया इन विच मोर देन, कम से कम जो है, कम से कम है 1/10 लोग रहते हो, वहाँ पर भी आप रख सकते हैं। बट हाँ, आपको डेफिनेटली स्पेशल रेजोल्यूशन इसके लिए पास करना पड़ेगा। लास्ट या लास्ट टू लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं। रजिस्ट्रार में ग्रांट एक्सटेंशन ऑफ 3 मंथ्स का एक्सटेंशन दे सकता है AGM करवाने के लिए, फर्स्ट AGM को छोड़कर। एवरी लिस्टेड कंपनी शैल फाइल टू रजिस्ट्रार अ कॉपी ऑफ रिपोर्ट ऑन ईच एनुअल जनरल मीटिंग विद इन 30 डेज। ना समझ आए तो 30 डेज का टाइम पीरियड है आपके पूरे कंपनी लॉ में। मैक्सिमम जगह पर 30 डेज का टाइम पीरियड दिया है। हाँ, कुछ जगह पर हमने 7 डेज भी देखा, कहीं 15 डेज भी देखा, बट मैक्सिमम जगह पर 30 डेज का टाइम पीरियड है। तो ये हो गया आपका बी। उससे पहले हो गया आपका ऑप्शन सी। आंसर देख लेते हैं, CBD। अ रेजोल्यूशन शैल बी स्पेशल रेजोल्यूशन व्हेन द वोट्स कास्ट इन फेवर। जो फेवर में कास्ट हुए हैं वो कम से कम 3 टाइम्स होने चाहिए जो उसके अगेंस्ट में कास्ट हुए हैं। तो अगेंस्ट से 3 गुना अगर होंगे तो इसका मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन में आपको जो है वोटिंग मिल गई है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया है। तो ये भी हमने कर लिया, बाकी क्वेश्चंस भी हमने कर लिए। इसका आंसर जो है बी है, और यहाँ जो है इसका डी है। तो आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं, ये जो है बी है और फर्स्ट का जो है डी है। तो ये सारे जो हैं मैच हो गए आंसर। अब जो है 1 से लेकर जो 10 क्वेश्चंस हैं उसे भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी बहुत बड़ा सेशन हो गया है, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिएगा। 11 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।